दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शराब घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। आज ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ी बेंच में सुनवाई तक अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन केजरीवाल की रिहाई अभी नहीं हो पाएगी। सीबीआई का भी मामला उन पर चल रहा है और इस मामले में वो न्यायिक हिरासत में है। सीबीआई केस में 17 जुलाई को अगली सुनवाई है, लेकिन फिलहाल केजरीवाल को ये राहत मिली है कि उन्हें बेल तो मिल गई, लेकिन जेल में उन्हें रहना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम बेल मिली है। और ईडी पर उठे सवाल हैं, अब क्या वो 5 बड़ी बातें हैं, कैसे अरविंद केजरीवाल इस मामले से देखिए। ईडी केस में अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली है, सुनवाई चलने तक ये जमानत है और उसके बाद रिहाई पर निर्णय होगा। गिरफ्तारी का मामला बड़ी बेंच में अभी है, बड़ी बेंच को दे दिया गया है। तो चौथी एक बड़ी बात यह है कि गिरफ्तारी जरूरी थी नहीं, ये देखा जाएगा। इस पर अब अदालत में चर्चा होगी और जांच अधिकारी के निर्णय को भी फिर से जांचा परखा जाएगा। अब इसके मतलब क्या हुए, मायने क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि केजरीवाल का पक्ष मजबूत हुआ है, जेल से निकलने के आसार बढ़ गए हैं और गिरफ्तारी पर सवाल को मजबूती से केजरीवाल के वकील उठा पा रहे हैं। ईडी को पक्के सबूत अब लाने होंगे, क्योंकि केजरीवाल की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि बिना किसी साक्ष्य, बिना किसी सबूत के ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। केजरीवाल के वकील इस पूरे मामले पर बहुत विस्तार से आज तक को जानकारी दे रहे हैं। जो होगी वो लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी। लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना डिस्क्रेशन होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। तो जब भी ये लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी, ये जो दो अहम क्वेश्चन जो भेजे हैं इस बेंच ने, वो कंसीडर होंगे। उस कंसीडरेशन के बाद डिसाइड होगा ये मैटर फाइनली, और उसके ऊपर डिसाइड होगा फाइनल बेल। पर जब तक ये डिसाइड नहीं होता है, जब तक ये क्वेश्चन डिसाइड नहीं होते हैं, जिसमें थोड़ा समय लग सकता है, तब तक इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। और क्योंकि इंटरिम बेल दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए अब अरविंद केजरीवाल साहब एज फार एज पीएमएलए इज कंसर्न वो बाहर आएंगे। विवेक जी, वो 2 क्वेश्चन, एक तो धारा 19 है पीएमएलए की और एक 45 है, उसको हाँ, धारा 19 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पावर देती है अरेस्ट करने की, और 45 है कोर्ट की पावर बेल देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत अच्छी तरीके से उसको, अभी मेरे पास फाइनल जो कॉपी है जजमेंट की नहीं है, बट जो उन्होंने कोर्ट में सुनाया है उसके बेसिस पे ये निकल के आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह से डिफरेंशिएट किया है कि 19 की पावर डिफरेंट है और 45 की पावर जो कोर्ट के पास है वो डिफरेंट है। एज फार एज 19 की पावर इज कंसर्न, आईओ हैज टू टेक इन टू कंसिडरेशन वेरियस थिंग्स विच इंक्लूड्स नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट, और ये नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रेस्ड, और उसी के ऊपर उन्होंने लार्जर बेंच पे भी ये मामला। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने की संभावनाएं क्या बनती हैं? अब जेल से आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हैं। आइए हम सीधे आपको अदालत के बाहर से मौजूद हमारे संवाददाता संजय शर्मा की बात लिए चलते हैं। संजय, इस अंतरिम जमानत का मतलब क्या हुआ? केजरीवाल क्या बाहर आ पाएंगे, कब तक आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? ये इसमें शहीद, ये सवाल आपने जो पूछा, ये इसका जवाब, मतलब ये काफी पेचीदा प्रक्रिया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी अंतरिम जमानत दे दी है। अगर केजरीवाल के खिलाफ कोई और मुकदमा किसी और एजेंसी के द्वारा दर्ज नहीं होता तो केजरीवाल आज शाम तक बाहर आ जाते, लेकिन चूंकि सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर रखा और उस मुकदमे में वो गिरफ्तार हैं, लिहाजा उन्हें सीबीआई में उनको जमानत या अंतरिम जमानत मिलने तक इंतजार करना पड़ेगा। इसको बहुत साधारण भाषा में ऐसा समझ सकते हैं कि एक दरवाजा बंद है जिस पर एक ताला लगा है और एक कुंडी चढ़ी है। ताला चूंकि चाबी से खुलता है, उसके लिए सिर्फ उंगली फंसाकर और कुंडी नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी तक ताले की चाबी नहीं थी, वो ताले की चाबी सुप्रीम कोर्ट ने मुहैया करा दी है। लेकिन ताला खुलने के बाद भी कुंडी खुलना जरूरी है, तब दरवाजा खुलेगा। तो अब कुंडी तब खुलेगी जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी कंपिटेंट अदालत उनको सीबीआई मामले में जब तक जमानत नहीं देती है तब तक वो बाहर नहीं आएंगे। ताला खुल गया है अंतरिम जमानत के रूप में, लेकिन कुंडी खुलने का इंतजार उन्हें करना ही पड़ेगा और उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का रास्ता साफ होगा।
ठीक है संजय, आगे हम और आपसे बात करेंगे, लेकिन बीजेपी अभी भी हमलावर है। बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज जबरदस्त आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगा रही हैं, तो अरविंद केजरीवाल की सहयोगी दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी इसे राहत की बात बता रही हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन एक इशारा जरूर करा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को गुमराह कर रहे हैं, अपने साथियों को भी लिप्त कर रहे हैं। कभी सौरभ भारद्वाज जी का नाम लेते हैं, कभी आतिशी जी का नाम लेते हैं, कभी दुर्गेश पाठक जी का नाम लेते हैं, पर सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रुकता नहीं है, इसलिए सीबीआई के केस में अरेस्ट किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। जांच एजेंसी और न्यायपालिका का बीच का निर्णय है और अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। एक बार न्यायालय का निर्णय स्पष्ट आने दीजिए। लेकिन ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से नया स्कैम बिजली का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसको अपनी जीत समझ रही है, वो कह रही है एंट्री इंजन। अगर दिल्ली की जनता की जेब में डाका डालना, दिल्ली की जनता को लूटना, अगर ये आम आदमी पार्टी की जीत है तो वो जीत मनाए। सौरभ भारद्वाज मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, वो फिर से बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल आतिशी की तरफ से। तो उधर बीजेपी की तरफ से विजेंद्र गुप्ता ये कह रहे हैं कि केजरीवाल का चेहरा असली सामने आ गया है। जिसको चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार मुकदमों के अंदर फंसाती है। मुकदमों में फंसाने के बाद अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेल में डाला जाता है। जेल में डाल के उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता है कि यदि वे भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दें, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाए, तो उनके ऊपर वो मुकदमा कमजोर कर दिया जाता है। छापे भी इस तरीके से डाले जाते हैं। अब ये बात लगभग साफ हो गई है न्यायालयों के सामने कि ईडी के मुकदमे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष की भावना से और उनको आमतुष्ट करके भारतीय जनता पार्टी में लाने की भावना से केंद्र सरकार लगा रही है। भ्रष्टाचार का संगीन मामला है। अगर आम आदमी पार्टी बेल मिलने को जो है अपनी पीठ थपथपाती है तो उसका मतलब है आकंठ डूबी हुई भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी किस तरह लोगों को ठगने की कोशिश कर रही है। पहले तो इस बात का जवाब दो कि शराब नीति वापस क्यों ली थी। तो बीजेपी की तरफ से विभिन्न नेता जो हैं वो लगातार हमलावर हैं। मुख्तार अब्बास नकवी अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो सीपीएम के नेता वृंदा करात कह रही हैं कि बीजेपी का असली चेहरा उजागर हो गया है। चलिए, अभी तक तो जो है वो न्यायपालिका पर ही सवाल खड़ा करते थे। कभी न्यायपालिका पे सवाल, कभी चुनाव आयोग पे सवाल, कभी जो है वो संसद पर सवाल, कभी लोकतंत्र पे सवाल, कभी संविधान पे सवाल। तो ये सवालों के सूरमाओं को अब तो समझ में आना चाहिए कि जो न्यायपालिका है वो जो तथ्य हैं, जो तर्क हैं, उसके आधार पर अपने फैसले करती है। हम इसका स्वागत करते हैं और केजरीवाल जी को तो आज तुरंत सुप्रीम कोर्ट की बेल ऑर्डर के बाद जेल से निकलने की बात थी, लेकिन ये सरकार ने जानबूझकर
सीबीआई को लेकर एक दूसरे केस, एक फ्रेश केस, एक सेपरेट केस दर्ज कर लिया, ये जानते हुए भी कि सुप्रीम कोर्ट में ये बेल होने वाला है। तो ये सरकार की ये जो विंडिक्टिव ये जो कैरेक्टर है, चरित्र है, ऑपोजिशन के खिलाफ, एक मुख्यमंत्री के खिलाफ, क्योंकि वो मोदी और मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, नीतिगत विरोध कर रहे हैं, तो ये दर्शाता है एक बार फिर कि ये सरकार का कितना जबरदस्त तानाशाही रुख है। तो केजरीवाल मामले में सुनवाई के दौरान ईडी की शक्तियों पर प्रश्न उठे, गिरफ्तारी की शक्ति पर प्रश्न उठा, आरोपी के जीने के अधिकार से इसे जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच इस मामले में भी निर्णय लेगी। पीएमएलए की धारा 19 की व्याख्या भी अब हो सकती है, क्योंकि जब आज अदालत में मामला गया तो उस पर सीबीआई के पास, ईडी के पास क्या क्या शक्तियां हैं, ये सारी बातें हुई। आइए संजय शर्मा हमारे संवाददाता के पास एक बार फिर से लिए चलते हैं। क्या हुआ संजय, किस तरह से ईडी की शक्ति और दूसरी बातों पर सवाल उठे हैं अदालत में? जी हाँ, बिल्कुल। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने जब ये फैसला सुनाया है, उस फैसले में उन्होंने कहा कि अभी भी जो पूरा ये मामला है, इस पर सवाल उठाए गए अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम की तरफ से, जिसमें कहा गया कि जो पीएमएलए एक्ट की धारा 19 है, जिसके तहत आईओ को यानी मामले के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को गिरफ्तार करने का अधिकार है। तो इन्होंने सवाल उठाए थे कि गिरफ्तारी का अधिकार होना और गिरफ्तारी की अनिवार्यता होना, ये दो चीजें अलग अलग हैं। हर मामले में उस अधिकार का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं होता, विवेक का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। उस विवेक की व्याख्या की जाए कि आखिर कौन कौन सी वो बुनियादी शर्तें हैं जिस पर उनको गिरफ्तारी के अधिकार पर अमल करने का अधिकार मिलता है। और दूसरा, पीएमएलए एक्ट की धारा 45, जिसमें जमानत देने के लिए अदालतों के लिए वो प्रावधान है कि इन कसौटियों पर कसा जाए, और उसके बाद फिर अगर अदालत को ये लगता है, उसमें दो ड्यूअल टेस्ट हैं, जिसमें एक तो ये कसौटी पर एक रेखा वो बनती है कि क्या अदालत को ये भरोसा होना चाहिए कि जमानत पर रिहा करने के बाद अदालत को ये भरोसा होना चाहिए कि अपराधी, जिसको अपराधी बताया जा रहा आरोपी, उसने वो अपराध नहीं किया है। और दूसरा ये कि जमानत पर रिहा करने के बाद ये उससे आगे उससे संबंधित कोई और अपराध नहीं करेगा। और अपराध में आमतौर से माना जाता है कि गवाहों को पर दबाव बनाना, सबूतों से छेड़छाड़ करना, वैसी चीजें वो नहीं करेगा। तो इस पर ही तो अदालत, अब जो लार्जर बेंच है, वो इन दोनों मुख्य सवालों पर विचार करेगी, क्योंकि इससे पहले 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला दिया था और उस निर्णय में कहा था कि ईडी को जो अधिकार हैं उसको हरी झंडी दी थी। लेकिन अब इस मामले के बाद एक बार फिर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि गिरफ्तारी का अधिकार और गिरफ्तारी से पर अधिकार का उपयोग करना, अनिवार्यता और अधिकार, इन दोनों के बीच की सीमा रेखा को तय करना है और उसमें जमानत की सीमा रेखा भी तय करनी है। यानी स्पष्टता आएगी अब 3 जजों की बेंच के फैसले से। संजय शर्मा, बहुत धन्यवाद।